नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुकी है, यानी कि एग्ज़ाम मार्च में होगा। तो ऐसे में अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा है और बचे इस समय में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे बेनिफिट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है कि इस बचे समय में आप अपनी तैयारी के साथ जितना ज़्यादा हो सके प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसी कम समय को देखते हुए हमने इस चैनल पे 2 सीरीज स्टार्ट किया है। पहला सीरीज है जिसमें कि हम लोग प्रश्नों को चैप्टर वाइज करते हैं, जिसमें 2 चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, पहला परसेंटेज का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। और दूसरा सीरीज जो है वो मिक्स प्रश्न का है। ठीक है, यानी कि मैथ के मिक्स प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों सीरीज के अपने अपने बेनिफिट है। पहला कि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा और दूसरा में मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगा जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। और इस सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने केवल रिलेवेंट प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए ही प्रश्न हैं। तो इससे आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा और आपको एक प्रश्न का लेवल भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप चाहे तो दोनों सीरीज को देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो मिक्स सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो को देख लिया है और 2 चैप्टर वाइज वीडियो को देखा है। तो यदि आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि सारे वीडियोस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि पहले आप वीडियो को पॉज कर प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ सके। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई मोहन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि एक पेन बेचता है और उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। तो उसका वास्तविक लाभ पूछा, यानी कि वास्तविक लाभ सीपी क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पे उसका लाभ पूछा है। यहाँ पे बोला कि विक्रय मूल्य का 20%। तो देखिए परसेंटेज के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे सवालों में परसेंटेज का यूज होगा। जैसे कि आप इस सवाल में ही देख सकते हैं परसेंटेज का यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देखें तो ये 1/5 होता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो ये एसपी है विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और ये प्रॉफिट है। यानी कि 5 रुपये में बेचने पर उसे 1 रुपया का लाभ होता है। तब बोला कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताया कि ये क्रय मूल्य पर हमेशा निकलता है। तो इसका क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यही जो 4 है वो सीपी यानी कि क्रय मूल्य का वैल्यू है। तब वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंट आगे निकालते हैं। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि लाभ, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ यहाँ से देख सकते हैं 1 का हो रहा था। ठीक है, तो 1 बटा में क्रय मूल्य कितना है 4, तो 4 और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब चलिए जो कटेगा उसे काट देते हैं। 4 से यहाँ पे ये 25 बार में कट गया, कितना आ गया 25%। ठीक है, तो मोहन को जो वास्तविक लाभ हुआ वो कितना हुआ 25%, जो कि सीपी पे था, और हमेशा वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 25% हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को भी पहले पढ़ते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक और संख्या शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत 20 हो जाता है। 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एवरेज का ये सवाल है। ठीक है, इसमें पहले क्या बोला कि 6 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, और बोला है कि यदि एक और संख्या शामिल हो कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत 20 हो जाता है। अब इसमें एक और संख्या हम लोग जोड़ दिए तो ये टोटल 7 संख्या हो गया, और सारे का औसत कितना हो गया 20। तब आगे बोला है कि जो 7वीं संख्या है उसका मान क्या है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एवरेज यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, लेकिन है कि बढ़ रहा है। तो संख्या का मान जब भी होगा तो इस 18 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग 18 लिख देते हैं,
अब आगे देखेंगे कि कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए टोटल नंबर कितना है 7 है, और यहाँ से बढ़ा कितना से है 18 से 20 गया 2, यानी कि 2 बढ़ा है कितना में 7 में। ठीक है, अब सारे को जोड़ते हैं तो 18 प्लस में 2 7 14, अब टोटल जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा ये, तो 8 4 12 का 2, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 32 आ गया। ठीक है, तो यही जो 7वां नंबर है उसका वैल्यू कितना है 32, जो कि ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न यदि ये समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यह तीसरा प्रश्न है, इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर विलियन है, इसमें कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 25% दूध वाला विलियन बन जाए। यानी कि दोस्तों किसी दूध विक्रेता के पास 40 लीटर का विलियन है, अब उस विलियन में 40% दूध है, तो 60% क्या है, तो 60% उसमें पानी है। ठीक है, बोला कि उस विलियन में 40% दूध और 60% पानी है, तो उसमें कितना और पानी मिला देना है, यानी कितना और पानी मिलाना पड़ेगा जिससे कि मिश्रण में केवल 25% दूध बचे। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 40 लीटर का विलियन है इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। तो मिल्क जो है वो कितना है 40%, यानी कि 40 लीटर का 40% 16 लीटर निकाल देंगे तो 16 लीटर दूध आ गया, और वाटर यहाँ पे 24 लीटर ये बच जाएगा। ठीक है, तब आगे बोला है कि अब इसमें कितना और पानी मिलाना पड़ेगा, यानी कि इस पानी में और भी पानी मिलाना पड़ेगा ताकि दूध केवल 25% रहे। तो चलिए आगे से सॉल्व करेंगे कि 16 लीटर दूध है उसमें 24 लीटर पानी है, तो बोला इसमें कितना और पानी मिलाना चाहिए, तो पानी x लीटर और हम लोग इसमें मिला देते हैं। ठीक है, ये x लीटर हो गया बराबर, तब बोला कि परिणामी मिश्रण कितना होना चाहिए 25% दूध वाला, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 होता है। ठीक है, यानी कि टोटल मिश्रण 4 है, तो जिसमें से कि 1 दूध होना चाहिए और 3 पानी होना चाहिए। ठीक है, ये इसका इक्वेशन आ गया। तो चलिए आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 16 थिया ये 48 आ जाएगा बराबर 24 प्लस x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 48 में से 24 घट जाएगा, यानी कि 24। ठीक है, तो उसमें x का वैल्यू कितना आ गया 24 लीटर। तो प्रश्न में पूछा है कि विलियन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, जिसे हम लोग x माने हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 24 लीटर, जो कि ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर हो जाएगा 24 लीटर। ठीक है, यानी कि इस दूध में 24 लीटर पानी और एक्स्ट्रा मिलाना होगा ताकि दूध का जो है मात्रा केवल 25% रह जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये है चौथा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 162 और 27 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला को ही याद कर लेते हैं। ठीक है, जो कि है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसे हम लोग बैठा देंगे, बाकी जो वैल्यू हमसे पूछा वो निकल जाएगा। तो एक संख्या यानी कि पहली संख्या 54 दिया तो हम लोग इसे 54 लिख देते हैं। दूसरी संख्या नहीं पता तो उसे दूसरी संख्या रहने देते हैं, बराबर ये दूसरी संख्या है। ठीक है, बराबर एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 162, तो 162 लिख देते हैं, और एचसीएफ का वैल्यू 27 तो इसे गुना में 27। चलिए जो कटेगा उसे काट देते हैं, तो यहाँ से 27 से ये 27 दूना 54 और दूसरे ये 81 बार में चल जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या का जो वैल्यू है कितना निकला 81, जो कि ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 81। तो देखिए यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे क्योंकि इसमें आपको पहली संख्या पूछे, दूसरी संख्या पूछे, एलसीएम या फिर एचसीएफ, या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछे, या फिर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पूछे, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रख लेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ ये है पांचवा प्रश्न। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 7:2:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 11 महीने, 7 महीने और 12 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात कितना था? ठीक है, तो पार्टनरशिप का एक ये अच्छा सवाल है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या बोला कि 3 साझेदार हैं, तो 3 साझेदार मान लेते हैं कि ए है, रेशियो बी है और रेशियो सी।
तो अपना जो वो है कितने कितने के अनुपात में निवेश किया, तो ए 7 लगाता है और बी 2 लगाता है, तो सी 5 लगाता है। ठीक है, अब कितने कितने समय के लिए लगाते हैं, चूँकि समय और पूंजी दोनों का जो गुणनफल होता है उसी के रेशो में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ए जो है वो 7 पूंजी लगाया जो कि ये 11 महीना के लिए है। ठीक है, तो ये 11 महीने के लिए लगाया, बी 7 महीना के लिए लगाया और सी 12 महीना के लिए पूरा लगाया। ठीक है, अब चलिए आगे इसे हम लोग गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ से ए से देखते हैं कि 11 सत्ते ये 77 आ गया, अनुपात बी का 2 सत्ते 14 और सी 12 पचे 60, यानी कि ए बी और सी को मान लेते हैं। इनके लाभ का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 77 अनुपात 14 अनुपात 60, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, 77 अनुपात 14 अनुपात 60। तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए पूंजी और समय का गुणनफल वही लाभ होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये छठा प्रश्न है। इसमें बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या है, यानी कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो प्रश्न में पहले समझना है कि कोई भी गांव का एक जनसंख्या है जिसमें कि 1,30,000 वहाँ का टोटल जनसंख्या है। तो पहले साल उसमें 15% का वृद्धि और दूसरे साल 30% का वृद्धि हो, तो 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगा 3/20। ठीक है, 3/20 और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो इतने के रेट से बढ़ा है। तो पहले जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या था 1,30,000। पहला साल में कितना बढ़ा है, 15%। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20, तो बढ़ा है इसलिए ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 23/20 हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगला साल 30% बढ़ा है तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि ये 13/10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो कटेगा उसे काट देते हैं। तो ये 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो ये कट गया, उसके बाद ये 2 से ये 65 बार में कट गया, यानी कि 650 आ गया। अब चलिए सारे को हम लोग एक बार गुना कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, तो पहले 23 को 13 से गुना करते हैं। तो 13 तिया 39, 9 हो जाएगा, 3 बचा, 13 26 और 3 29, यानी कि ये 299 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 650 को 299 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 0, 9 बचा 45 का 5, 4 बचा, 9 छक 54 और 4 58, फिर से आ जाएगा 5850, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 650 गुना 1300। तो चलिए आगे हम लोग सारे को जोड़ लेते हैं। तो चलिए पहला आ गया था कितना, 5850, फिर से आ गया था 5850 और उसके बाद 1300, ये 1300 आ जाएगा। ठीक है, सारे को जोड़ेंगे, 0, 5, 5 8 13 का ये 3 आ गया, फिर 8 5 13 1 14 का 4, 1 बचा, 5 3 18 1 9 और 1, यानी कि 1,94,350 आएगा। ठीक है, तो 1,94,350 जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जनसंख्या का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी परसेंटेज काम आया, तो परसेंटेज चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, इसमें कितना है, 5/9 प्लस 1/9 प्लस 3/18 प्लस 3/9 माइनस 1 का वैल्यू क्या है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि 5/9 प्लस 1/9 यानी कि 6/9 और फिर आगे देखेंगे तो ये प्लस 3/9 यानी कि 9/9, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 और 1 माइनस का 1 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, केवल बचेगा 3/18 जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन बी ये 3/18 सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह काफ़ी इजी प्रश्न था। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 8वां प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 114 किलोमीटर की चाल से चलती है और फिर 372 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 93 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई रेलगाड़ी जो कि 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 114 किलोमीटर की चाल से चलती है और उसके बाद फिर से
372 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 93 किलोमीटर की चाल से चलती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत पूछा है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला देखेंगे कि जो 228 किलोमीटर चला वो कितने के स्पीड से चला, 114 के स्पीड से। ठीक है, तो 114 से ये 2 बार में कट गया, यानी कि पहला जो समय आ गया वो 2 आवर्स आ गया। ठीक है, पहला दूरी कितना 228 किलोमीटर और पहला समय कितना आ गया 2 आवर्स। उसके बाद फिर आगे निकालेंगे 372, ये 372 की दूरी को तय करता है 93 किलोमीटर की चाल से, तो इसे 93 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 9 चौक 36 और 3 चौक 12, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय आ जाएगा 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटा। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो कुल दूरी है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 228 है, यहाँ पे 372 है और कुल समय 2 घंटा और 4 घंटा लगा है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना आ जाएगा, 228 में 372 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2 10 का 0 1 बचा, 7 2 9 और 1 10 का 0 1 बचा, 2 3 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, यानी कि 600 और समय कितना लगा, टोटल 6 घंटा लगा। ठीक है, तो चलिए अब 6 से 600 को भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज औसत जो है वो कितना आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, और आपको यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखेंगे और उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। अब चलिए इसके बाद फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यह 9वां प्रश्न है, इसे भी पढ़ते हैं कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 33, 6, 8 और 16 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आपके पास इसे सॉल्व करने का बहुत सा तरीका हो सकता है। आप चाहे तो इसे सारे को एक आकर भाग दे करके भी देख सकते हैं, या फिर एक इसमें स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। तो पहले इसे हम लोग गुणनखंड में तोड़ते हैं। ठीक है, कि 33 को हम लोग 11 गुना में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 11 गुना 3 लिख दिया। 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 8 को 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, और 16 को 2 गुना 8 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 33 से कटने के लिए कोई सा भी नंबर को 11 और 3 दोनों से कटना होगा, तभी वो 33 से कटेगा। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना होगा। उसी तरह से 8 से विभाज्य का नियम आप लोगों को पता ही होगा कि अंतिम के 3 संख्याओं को 8 से भाग देकर देखते हैं, यदि वो पूरी कट जाता है तो टोटल नंबर जो वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 16 से भी, और गुणनखंड में देखें तो जो संख्या 8 से कटेगा वो 4 और 2 दोनों से कटेगा, और जो संख्या 16 से कटेगा वो 2 और 8 दोनों से कटेगा। ठीक है, तो विभाज्य होने वाला जो नंबर होगा वो उसे 2 से 3 से 4 से और 11 8 से कटना ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कौन सा कटेगा। तो सारे के अंत में 2 0 8 0 है, तो ये सारा 2 से कट ही जाएगा। ठीक है, हम लोग 3 से देखते हैं कि 3 से कौन सा कटेगा। तो 3 से कटने के लिए संख्याओं को आपस में जोड़ करके 3 या फिर 3 का गुणनफल आना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं कि 5 और 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 5 5 10 और 0 यानी 10, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 5 2 7 और 8 15, ये हो सकता है। और ऑप्शन डी 5, केवल 5 आ गया। ठीक है, 0 0 ये 5 आ गया, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ही इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि बिना भाग किए भी हम लोग ऐसे प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप सबों को भी यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यह है 10वां प्रश्न। ठीक है, इसमें बोला है कि 124 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यह प्रश्न हालांकि देखने में आपको ईजी लग रहा होगा, इसी बार 2024 में RPF SI में पूछा गया यह प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न कांस्टेबल में भी आने की संभावना बनती है, और यह प्रश्न इजी है भी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को देखा और प्रश्नों को सॉल्व किए। तो इन 10 प्रश्नों को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया और समझाया भी। बाकी आप लोगों को कैसा समझ में आया आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।